class we have studied about diffraction and resolving power और साथ में आपने इंटरफेरेंस भी देख लिया था। आपने ये देखा था कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों को ही समझने के लिए लाइट को हमने क्या माना था, वेव माना था। आज हम थर्ड जो फिनोमिना है वो पढ़ने जा रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन को भी समझने के लिए हमें लाइट को क्या मानना पड़ेगा, वेव मानना पड़ेगा, क्योंकि पोलराइजेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वेव की। और कैसी वेव की, ट्रांसवर्स वेव की। सो फर्स्टली मैं आपको जो आइडिया है जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया है, थोड़ा सा वो आइडिया बता देता हूं, फिर अपन बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट की। क्लियर? जैसे वेव के बारे में आपने स्टडी किया, वेव में आपने ये कहा कि दो तरह की जो वेव्स बताई, एक कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरी आपने कही ट्रांसवर्स वेव। सो आप लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में जानते हैं कि वो वेव होती है जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव क्या हो, सेम हो। ऐसी वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल वेव आपने इस तरह से पढ़ा था कि वो वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या हो, सेम हो, ऐसी वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपने ये भी देखा कि साउंड कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या हो, सेम हो, या परपेंडिकुलर। ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? जैसे मैं ये कहूं, वेव प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है और इसमें प्रोड्यूस होने वाली वेव देखना चाहें, ये वेव, इस तरह की जो वेव है ये कहेंगे आप कौन सी वेव है। वेव आगे चल रही इस तरह से, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन कैसे है, ये पार्टिकल इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, यानी ऊपर की ओर भी वाइब्रेट कर रहा है, इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, नीचे की ओर भी वाइब्रेट कर रहा है, और इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, यानी सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहा है। और चल किधर रही है वेव, इस डायरेक्शन में चल रही है। पार्टिकल वाइब्रेट यूं भी कर रहा है, यूं भी कर रहा है, यूं भी कर रहा है। यदि ऊपर की ओर वाइब्रेट कर रहा है वाइब्रेशन, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ये हुई और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये हुई, दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 90। पार्टिकल यूं वाइब्रेट कर रहा है इस डायरेक्शन में आपकी तरफ, तो भी देखिए डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ये है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 90। जब पार्टिकल यूं वाइब्रेट कर रहा है नीचे की ओर यूं इस तरह से, तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव को बोला जाता है क्या, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ऐसी वेव को बोला जाएगा ट्रांसवर्स वेव। जैसे वेव प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है, वो भी कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वेव कैसी वेव है, ट्रांसवर्स है। पार्टिकल यूं भी वाइब्रेट कर रहा है, यूं भी, यूं भी, यूं भी, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, इधर है। तो ट्रांसवर्स वेव समझ गए। ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव में भी दो तरह की वेव होती है। ये जो वेव है, जैसे मैं कहूं ये वेव जिसमें पार्टिकल सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो, ऐसी वेव को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड वेव। अनपोलराइज्ड वेव क्या होती है, वो वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, पार्टिकल सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो, ऐसी वेव को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड वेव। बात क्लियर है? और पोलराइज्ड वेव का मतलब है जैसे पार्टिकल सिर्फ इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए इस रस्सी से ये पार्टिकल सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और इस रस्सी को मैंने इस स्लिट से निकाला इस तरह से। अब इस स्लिट से निकालने के बाद में आप पाएंगे कि जैसे ही रस्सी को इस स्लिट से निकाला और अब ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, इधर उधर वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ अप और डाउन वाइब्रेट कर पाएगा। यानी आपने डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है
वो एक ही डायरेक्शन कर दी, सभी डायरेक्शन में पार्टिकल ये डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि स्लिट की वॉल आ गई और इधर भी स्लिट की वॉल आ गई है। तो हम कहेंगे ये वेव में, इस वेव में क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल यही रह गई, ये डायरेक्शन है पार्टिकल की ये नहीं रही। ऐसी वेव को बोला जाता है पोलराइज्ड वेव। तो पोलराइज्ड वेव का मीनिंग क्या हुआ? पोलराइज्ड वेव का मीनिंग ये हुआ वो वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल क्या हो, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में हो। पार्टिकल वाइब्रेट सभी डायरेक्शन में ना करके एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, ऐसी वेव को हम बोलते हैं कौन सी वेव? पोलराइज्ड वेव। लाइट को यदि हम समझें तो क्या माने अनपोलराइज्ड होती है या सन से आने वाली लाइट पोलराइज्ड होती है? आप ये देखिए, आप लगातार यूं सन की ओर नहीं देख सकते, लगातार यूं सन की ओर देखिए तो सन की ओर देखने पर आप ये कहेंगे कि आपकी आंखों में इस तरह से वाइब्रेशन आ रहे हैं, यूं भी वाइब्रेशन आ रहे हैं। आपकी आंखों में जो आने वाले वाइब्रेशन हैं वो आपको नहीं देखने देंगे सन की ओर। और सन ग्लासेस लगाने के बाद में आप सन को इजीली देख सकते हैं, क्योंकि सन ग्लासेस ने आपकी आंखों में जो आने वाले वाइब्रेशंस थे उनको क्या कर दिया? उनको ऑब्जॉर्व कर लिया। तो सन से आने वाली जो लाइट है किसी एक डायरेक्शन में होते हैं वाइब्रेशन या सभी डायरेक्शन में होते हैं? आप कहेंगे नहीं, सभी डायरेक्शंस में होते हैं। तो ऐसी लाइट को कौन सी लाइट बोला जाएगा? अनपोलराइज्ड लाइट। आप टीवी की ओर लगातार देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां आपकी आई की ओर आने वाले वाइब्रेशंस नहीं है, क्योंकि वो लाइट क्या है? पोलराइज्ड है। आपकी बाइक की हेडलाइट है, उसकी जो लाइट है ना, उसमें गाड़ी की जो लाइट है उसमें लाइट आगे की ओर है, वो इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं है। वो भी क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो भी क्या है? पोलराइज्ड हुई। तो अब क्वेश्चन ये है कि पोलराइज्ड लाइट को यदि मैं हटा दूं, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड क्या होती है? वेव। पोलराइजेशन रे की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पोलराइजेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? वेव की। और कैसी वेव की? क्या सभी वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है? नहीं। पोलराइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसवर्स वेव। साउंड का कभी भी पोलराइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि साउंड कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बात क्लियर है ना? समझ रहे हैं आप? अब देखिए, हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम पोलराइज्ड वेव और अनपोलराइज्ड वेव है इसको समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे किसकी? पोलराइजेशन ऑफ लाइट की। यानी टॉपिक तो हमारा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए फर्स्टली हम वेव के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि पोलराइज्ड वेव क्या होती है और अनपोलराइज्ड वेव क्या होती है। पोलराइज्ड वेव, पोलराइज्ड वेव। सबसे पहले अनपोलराइज्ड वेव है ना, अनपोलराइज्ड वेव। कैसी वेव की बात कर रहे हैं आप? अनपोलराइज्ड वेव। अनपोलराइज्ड वेव क्या होती है? द वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या हो? सभी डायरेक्शंस में हो। पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, है ना। तो ऐसी वेव को हम कौन सी वेव बोलते हैं? अनपोलराइज्ड वेव। जैसे स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रही थी उसमें पार्टिकल यूं भी वाइब्रेट कर रहा था, यूं भी कर रहा था, यूं भी कर रहा था, यूं भी कर रहा था। किसके? वेव प्रोपगेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था। तो हम कहेंगे अनपोलराइज्ड वेव क्या होती है? द वेव इन विच पार्टिकल्स vibrate in all directions perpendicular to the perpendicular। हाँ देखिए, ये डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में, लेकिन वो डायरेक्शन क्या होगी? perpendicular to the direction of propagation of the wave। डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब आप जानते हैं मूवमेंट, उसका चलना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, है ना। सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड वेव। मैं अभी लाइट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी वेव की बात कर रहा हूं। क्लियर?
अब दूसरी बात हम बात करने वाले हैं वो किसकी, पोलराइज्ड वेव की। क्या, पोलराइज्ड वेव। पोलराइज्ड वेव क्या होती है, पोलराइज्ड वेव वो होती है जिसमें जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करें, एक फिक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट के सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेट ना करें, ऐसी वेव को हम बोलते हैं क्या, पोलराइज्ड वेव। द वेव इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट in one direction, in one direction, है ना, परपेंडिकुलर, वो डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ऐसी वेव को हम कहते हैं कैसी वेव, पोलराइज्ड वेव। और पोलराइजेशन क्या हुआ फिर, अनपोलराइज्ड वेव को पोलराइज्ड वेव में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास में एक वेव है, ये मैकेनिकल वेव है, मैं कोई लाइट वेव की बात नहीं कर रहा अभी तक, ये मैकेनिकल वेव है। और ये वाइब्रेशन, पहले आपने कहा ये वाइब्रेशन क्या है, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन यूं भी है, यूं भी है, यूं भी है, यूं भी है। लेकिन जैसे ही आप ये कहें कि यहां से वेव प्रोड्यूस करें, यहां से वेव प्रोड्यूस करें और इससे निकलने वाली यहां फिलहाल इसके पास में ये वाइब्रेशन गायब हो जाएंगे, क्योंकि इस वाइब्रेशन को ये वॉल रोक लेगी, इस वाइब्रेशन को ये वॉल रोक लेगी। तो ऑक्सीलेट किधर करेगी, इसके पास अप और डाउन ऑक्सीलेट कर सकती है, इसके वाइब्रेशन ऊपर और नीचे हो सकते हैं, पार्टिकल इधर उधर वाइब्रेट नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे इससे निकलने वाली जो वेव है वो कैसी वेव होगी, वो होगी आपकी पोलराइज्ड वेव। क्लियर है, यानी पोलराइज्ड वेव का मतलब है वो वेव है जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी, एक ही होगी। और ये जो डिवाइस या जो ये कर रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, पोलराइजर। पोलराइजर का मतलब आप कह सकते हैं वो डिवाइस जो कि हमारे अनपोलराइज्ड वेव को किसमें कन्वर्ट कर दे, पोलराइज्ड वेव में कन्वर्ट कर दे। और इस करने के प्रोसेस को हम बोलेंगे पोलराइजेशन। लेकिन एग्जाम में हम इसको ऐसे ना लिख करके, पोलराइजेशन क्या होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस इन वन डायरेक्शन ओनली। यानी सभी पार्टिकल्स को क्या करना, सभी पार्टिकल्स के जो वाइब्रेशंस को जो सभी डायरेक्शन में थे उनको क्या कर देना, एक ही डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देना, इसी को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। सो नाउ हम जो डेफिनेशन पे आएंगे अभी किस पे, पोलराइजेशन पे। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन का मीनिंग हुआ द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द पार्टिकल्स ऑफ द वेव। आगे आप कहेंगे लाइट भी क्या है, वेव है, तो वेव की जगह हम क्या लिख देंगे फिर, लाइट, जब हम लाइट की बात करेंगे। तो पोलराइजेशन क्या होती है, द फिनोमिना of restricting the particles of the wave in one direction only, in one direction only। रिस्ट्रिक्ट कर देना, उनको बाउंड कर देना, द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग the particles of the wave in one direction only called polarization। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे पोलराइजेशन। और जिस डिवाइस से आप ये करते हैं उसको आप क्या कह सकते हैं, पोलराइजर। जैसे मैंने ये जो बनाया था यहाँ स्लिट काट करके, ये मैकेनिकल वेव के लिए या स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वेव के लिए किसका काम कर रहा था, पोलराइजर का काम कर रहा था। क्लियर है। अब ये तो पोलराइजेशन की बात हुई, तो कुल मिला के हम ये कहना चाहें पोलराइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैसी वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो मैं यदि ये कहूं ये बात कि पोलराइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है, पोलराइजेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है,
ट्रांसवर्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। किसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती? लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। क्लियर है? तो यहां मैं लिख रहा हूं, आप यहां चाहे यहां लिख दे, इसके नीचे दिख नहीं रहा आपको तो मैं क्या लिख रहा हूं? पोलराइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसवर्स वेव। यदि आपसे पूछा जाए क्या साउंड का पोलराइजेशन हो सकता है? नहीं। साउंड कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। किसका जो पोलराइजेशन है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? ट्रांसवर्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ध्यान रखिए यहाँ पे पोलराइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैसी वेव? ट्रांसवर्स वेव। ये बात क्लियर होगी। अब हम लाइट के रिगार्डिंग चलते हैं। ये सारी बातें लाइट के रिगार्डिंग वैलिड होंगी, सारी की सारी जो बातें हैं वो लाइट के लिए वैलिड होंगी, क्योंकि लाइट खुद एक क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। और लाइट में क्या होता है? दो के वाइब्रेशंस होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं चल रहा है और उनके चलने की डायरेक्शन क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यदि मैं ये कहूं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेशन कर रहा है, यदि आप कहें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं वाइब्रेट करेगा। दोनों का वाइब्रेशन एक दूसरे के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है यूं, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं वाइब्रेट करता हुआ चलेगा। ये जो मार्कर रेड वाला, ये मैंने मान लिया जैसे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको कि लाइट खुद क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ vibration of magnetic field are perpendicular to the direction of propagation of the wave। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डायरेक्शन ऑफ किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ऐसी वेव को हम कौन सी वेव बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट खुद क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? लाइट वेक्टर। लाइट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वहां बात करूंगा मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल होती है और ये सब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। लाइट में किस किस के वाइब्रेशन होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारी आई सेंस कर पाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है लाइट वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्यों मैग्नेटिक फील्ड को क्यों नहीं? मैग्नेटिक फील्ड भी होता है ना, क्योंकि हमारी आई किसको सेंस कर पाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मैं लाइट की जब भी बात करूंगा तो मैं आपसे क्या कहूंगा? यहाँ पे मैं कहूंगा वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? किसकी बात कहूंगा मैं? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ना कह करके मैं क्या कहूंगा? वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जब भी हमें अनपोलराइज्ड लाइट बनानी हो, देखो पोलराइज्ड वेव बनानी हो या अनपोलराइज्ड वेव बनानी हो, लाइट खुद क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। क्यों है? कैसे पता चला आपको ट्रांसवर्स वेव है? आप सन की ओर देखते हैं, नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते लगातार? क्योंकि वाइब्रेशन सभी डायरेक्शंस में है, और सभी डायरेक्शंस में किस में होते हैं? क्या रे में होते हैं या वेव में? वेव में। और कैसी वेव में? ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशंस है वो सभी डायरेक्शन में होते हैं। तो लाइट को हम कहें लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। आप इस बात से एग्री हैं? कैसे हैं? क्योंकि वाइब्रेशन इस तरह से भी आ रहे हैं, यू भी आ रहे, यू भी आ रहे, यू भी आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जैसे जिसमें वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में हो, ऐसे ऐसी वेव, जैसे वाइब्रेशन यूं भी हो, यूं भी हो, यूं भी हो, ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस हो, इस तरह के सभी डायरेक्शंस में हो वाइब्रेशन, ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। और उससे चलने की डायरेक्शन ये होती है, इस तरह से। तो ये जो मैं बना रहा हूं, ये वाली जो वेव है,
ये बताइए आप कैसी वेव है। वाइब्रेशन यूं भी है, वाइब्रेशन यूं भी है, वाइब्रेशन यूं भी है, वाइब्रेशन यूं भी है, इस तरह से सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेशन है। तो इस वेव को आप कौन सी वेव बोलेंगे, अनपोलराइज्ड बोलेंगे या पोलराइज्ड बोलेंगे? ऐसी वेव को बोला जाता है अनपोलराइज्ड वेव, अनपोलराइज्ड वेव बोलते हैं। या इसको कई बार हम ऐसा नहीं बनाते, कई बार डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यहाँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये होगी इस तरह से, यूं ऐसे बनाए हम, जैसे ये वाइब्रेशन है यूं भी चल रहा है इस तरह से, और दूसरा वाइब्रेशन ये तो यूं चल रहे हैं इस तरह से, ये यूं, और ये वाइब्रेशन इस तरह से चल रहे हैं इस तरह से। तो ऐसी वेव को भी हम कैसी वेव बोलेंगे, अनपोलराइज्ड वेव। अब इसमें इस वाइब्रेशन को तो हमने ऐसे लाइन से दिखा दिया, ऐसे वाली वाइब्रेशंस को, लेकिन ये जो वाइब्रेशंस हैं, आप समझ रहे हैं बात, ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव है, ये जो वाइब्रेशंस हैं इनको तो हमने ऐसे दिखा दिया। कौन से वाइब्रेशंस को दिखा दिया, ये जो वाइब्रेशंस थे, ये वाले वाइब्रेशंस थे ऐसे, लेकिन वाइब्रेशन यूं भी तो होंगे, इस वाइब्रेशन को ऐसे भी तो होंगे, सभी डायरेक्शन में होंगे। तो इन वाइब्रेशंस को हम किससे दिखा देते हैं, इस तरह से, ऐसे वाइब्रेशंस को हम दिखा देते हैं डॉट से। तो ये वेव भी कौन सी वेव है, अनपोलराइज्ड वेव ही है। ये भी कैसी वेव है, अनपोलराइज्ड वेव है। अच्छा, यदि आप ये बना देते हैं जिसमें से केवल ये वाले, देखो इस तरह से हम कहें, ये वाली वेव, ये वाइब्रेशन है, ये भी है, और ये इस डायरेक्शन वाले ज्यादा हैं और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले कम है। जैसे ये इस तरह की वेव ऐसे चल रही है, ये दो वाइब्रेशंस मैंने इस साइड वाले रख दिए, तो हम कहेंगे पोलराइज्ड तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि दो इस डायरेक्शन वाले वाइब्रेशन भी रह गए। तो ये वेव को बोला जाएगा क्या, पार्शियली पोलराइज्ड वेव। ऐसी वेव को हम बोलेंगे पार्शियली पोलराइज्ड वेव, पार्शियली पोलराइज्ड वेव, यानी ये कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं है। अब यदि आप ये देखते हैं यहां कि या तो एक ही डायरेक्शन वाले यही वाइब्रेशन रह जाएं, या सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन रह जाएं, इस डायरेक्शन वाले ये रह जाएं, या सिर्फ ये वाले रह जाएं, तो ऐसी वेव को हम बोलेंगे क्या, कंप्लीटली पोलराइज्ड। जैसे मैं रेड कलर से बनाऊं इसको, या तो सिर्फ ये वाले वाइब्रेशंस हो, ये वाले वाइब्रेशंस हो, या आपके पास सिर्फ ये डॉट वाले वाइब्रेशंस हो। दोनों ही केस में ये क्या होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये वेव क्या है, कंप्लीटली पोलराइज्ड को हम ऐसे दिखाएंगे, या इस तरह से भी दिखाएंगे। ये भी कैसी है, कंप्लीटली पोलराइज्ड, है ना। और ये कैसी है, पार्शियली पोलराइज्ड। और ये क्या है, अनपोलराइज्ड, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या है, एक ही डायरेक्शन में। बात समझ में आई। अब हम ये जो सारी बातें हैं ये किसके रिगार्डिंग स्टडी करने वाले हैं, लाइट के रिगार्डिंग स्टडी करने वाले हैं। लाइट में मैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ना बोल के डायरेक्शन वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। पार्टिकल की जगह मैं किसके वाइब्रेशन की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन की बात करूंगा। क्लियर। तो अब हम बात करने वाले हैं लाइट के रिगार्डिंग। लाइट खुद क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इटसेल्फ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जिसमें वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब मैं यहां ये लिखने वाला हूं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ध्यान रखिए नेचर कैसी होती है इनकी, ट्रांसवर्स नेचर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे। वहां हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव का मीनिंग समझ गए होंगे ना, जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच
डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेक्टर ई एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर म्यूचुअली कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अर्थात ई को इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। ये बात क्लियर है। यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑक्सीलेट करेगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये होगी। क्लियर है? अच्छा, अब ये भी बात क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, लाइट वेक्टर बोलते हैं। तो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर, ट्रांसवर्स वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है, वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। और ट्रांसवर्स वेव है तो पोलराइजेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसलिए लाइट को आप पोलराइज कर सकते हो। लाइट कैसी वेव है, ट्रांसवर्स। साउंड कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल। तो लाइट को हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। अब देखिए, ये नोट करिए, ये नोट कर लिया तो अब देखिए हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, 1 मार्क्स में कई बार पूछी गई हैं और इंपॉर्टेंट हैं, क्या, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसको समझते हैं, क्या है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। सो फर्स्टली है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इंपॉर्टेंट है दोनों ही डेफिनेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को समझना है आपको। जैसे मैं यही जो आपको बता रहा था उसी का एक डायग्राम बना देता हूं इसको समझाने के लिए। जैसे मैंने कहा ये वो है ना, पोलराइजर टाइप से था एक तरह से, इसको मैं यहां इस तरह से यूं बना देता हूं, ये आपका वो पोलराइजर है ना, और ये ऐसे शेप में बना रखा था, इस तरह से बना दिया। अच्छा, ये पोलराइजर बताया आपने, ये चलो ये पोलराइजर हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपने क्या बना रखी थी, एक स्लिट लगा रखी थी, ऐसे ये ध्यान हो ऐसे, है ना, यहां से काट रखा था इसको इस तरह से, वो है, यहां मैं वो नहीं दिखा रहा। अच्छा, ये बोर्ड वाला प्लेन है, ये बोर्ड वाला प्लेन है, ये मैंने ये दिखा दिया। और ये इस बोर्ड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन है कोई, जिसको मैं रेड मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वो हो गया। आप डॉट डॉट से ड्रॉ कर सकते हैं उसको, जैसे ये वाला है, इसको मैं रेड मार्कर से इस तरह से ट्रेस कर रहा हूं, रेड मार्कर से मैंने इसको ट्रेस कर दिया, है ना, और इसको इस तरह से आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से इसको भी आगे मैंने इस तरह से, ये जो प्लेन देख रहे हैं आप, ये वाला जो प्लेन है जो रेड से मैंने बनाया है, ये प्लेन कौन सा है मैं बताता हूं आपको एक एग्जांपल देके, क्या होगा, किस तरह से होगा। ये वाला वो प्लेन है। इसको आप रेड से नहीं दिखा करके आप डॉट डॉट से दिखा दें, इस तरह से, ये इस तरह से डॉट डॉट से दिखा सकते हैं आप। ये वो प्लेन है,
अब आप देखिए प्लेन रियल में है कौन सा, 3D में अभी आपको नजर नहीं आ रहा कि कौन सा प्लेन है। ये एग्जैक्टली वही प्लेन है जैसे मैंने ये कहा, ये है, ये इस तरह से। इसको यदि हम बात करें इसकी, तो ये ऐसे था, ये ऐसे, ये इसके अंदर जो स्लिट बनाई गई है ना, वो ये वाली स्लिट है जिसको मैंने हाइड कर रखा है ऐसे। ये वो स्लिट है, ये इसके एक्सेस मान लो या स्लिट मान लो यहां से। और यहां से हमारे पास जो वाइब्रेशंस आ रहे थे वो है, कैसे वाइब्रेशंस आ रहे थे, सभी डायरेक्शन में चलने वाले वाइब्रेशंस आ रहे थे। ये वाइब्रेशन भी था, ये है ना, और जैसे ये वाले वाइब्रेशन भी थे, सभी डायरेक्शन वाले थे, ये वाइब्रेशन भी थे। और ये मैं दो तरह के वाइब्रेशंस को अलग अलग पेन से बना देता हूं। ये ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूं वो ये वाइब्रेशन भी थे, और इसके साथ में कौन से वाइब्रेशंस थे, ये वाले वाइब्रेशन भी थे। ये बात क्लियर है? यानी आपके पास ये जो वाइब्रेशंस थे ये सभी डायरेक्शंस वाले वाइब्रेशन थे, ये इस तरह की वाइब्रेशन थे। और भी हम दिखा दें तो मान लो ये इस तरह की वाइब्रेशंस थे। ये लाइट आ रही थी यहां, लाइट ना कह करके वेव कर दे आप, ये आ रही थी यहाँ पे, और ये आ रही थी, तो देखिए कौन से वाइब्रेशन पास हो सकेंगे, ये वाले वाइब्रेशंस तो निकल जाएंगे, और ये वाले वाइब्रेशंस है जो इसके इस साइड में आएंगे, जैसे ये वाइब्रेट कर रहे हैं इधर वाले भी रुक जाएंगे, इधर वाले भी रुक जाएंगे, सिर्फ कौन से, इसके जो पैरेलल वाइब्रेशन होंगे वो निकल जाएंगे। आपने कहा ये जो वाइब्रेशंस हैं वो तो क्या होंगे, निकल जाएंगे। जैसे ये वेव आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ती है ये वेव, आप इसको ऐसे ना बनाएं तो दूसरे वे में भी बना सकते हैं, इसको ऐसे ना दिखाएं तो ऐसे दिखा दें आप इस तरह से। ये ऐसे नहीं दिखाना चाह रहे तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको। एक तो ये वाले वाइब्रेशन है ना, और दूसरे वाइब्रेशन ये वाले वाइब्रेशन है। आप ध्यान से देखें इसको, यानी वाइब्रेशन आपके पास ये वाले भी हैं, ये जो वाइब्रेशन है ये भी वाइब्रेशन है और ये भी वाइब्रेशन है। तो इस स्लिट के जो वाइब्रेशन, ये जो स्लिट थी, इस स्लिट के जो वाइब्रेशन है ये वाले जो देख रहे हैं आप, यहां से पैरेलल वाले वाइब्रेशंस तो आगे निकल जाएंगे इस तरह से, और ये जो वाइब्रेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप कर लिए जाएंगे। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं आपको ये वाइब्रेशन नजर आएंगे, ये जो मैं ब्लैक इंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाले वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस नजर आएंगे। और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ये जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। अब आप देख रहे हैं ये जो बोर्ड वाला प्लेन है, फिर से देखिए, ये तो आपका वो पोलराइजर है, ये जो था ये ऐसे बनाया है मैंने इसको, ये ऐसे, और ये बोर्ड है, और ये जो रेड वाला है ये फ्लावर वाला, इस वाला ये मानिए ये वाला प्लेन है, जो फ्लावर वाला कहिए या फर्श वाला कहिए वो ये है, ये नीचे वाला रेड वाला। तो ये जो प्लेन है बोर्ड वाला, इसमें ही होगा, ये वो प्लेन है जिसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, और दूसरी क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो वो प्लेन जिसमें क्या हो, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव लोकेटेड हो, उस प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। बोर्ड वाले प्लेन को क्या कहा जाएगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये ऐसे है, ये ऐसे यूं नहीं है, ये ऐसे है, और ये बोर्ड वाला प्लेन है। ये जो ब्लैक से मार्क कर रखा है ये बोर्ड वाला प्लेन है, और जो डॉट डॉट से मार्क किया हुआ है वो ये फ्लोर वाला फर्श वाला प्लेन है। तो इस प्लेन को, इस बोर्ड वाले प्लेन को जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लोकेटेड हो, उसको बोला जाता है क्या, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सो दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपके पास में, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और दूसरा देख रहे हैं वो प्लेन, इस प्लेन में डायरेक्शन तो है, ये जो फर्स्ट वाला प्लेन है इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी है, और साथ में ये प्लेन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के क्या है, परपेंडिकुलर भी है। ये प्लेन और फर्स्ट वाला प्लेन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये जो प्लेन है, कौन से वाला, रेड वाला जो प्लेन है, इसको रेड से ही मैं लिख देता हूं। ये जो रेड वाला प्लेन है, यहां जो रेड से मार्क कर रखा है,
इसको, इस प्लेन को क्या बोला जाता है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो दोनों की डेफिनेशन आती है। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, आप डेफिनेशन के साथ में भी डायग्राम बना देते हैं, तो डायग्राम से क्लियर हो जाता है। डायग्राम जरूर बनाएं। पूछी जाती है आपसे डेफिनेशन, 1+1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। डिफाइन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, 1 मार्क्स इसका और 1 मार्क्स इसका। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको, है ना, किसको? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को। तो इसमें द प्लेन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल में कह करके, लाइट के केस में मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इन द प्लेन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब जानते हो? चलना, उसका मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ऑफ द वेव are located called plane of vibration। plane of vibration को अच्छे से समझ लीजिए, called plane of vibration, the plane in which direction of vibration of electric field and the direction of vibration propagation of the wave are located, called प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की ये डेफिनेशन, क्लियर है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की ये डेफिनेशन होगी। अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की, यानी ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर होता है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है? और इस प्लेन में क्या लोकेटेड होती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो इस प्लेन में भी है, इसमें भी है, और नीचे वाले इसमें भी है। तो हम ये कह सकते हैं, अगला जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो क्या है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? अच्छा, ये लाइट क्या है पता है आपको? पोलराइज्ड है, और ये क्या थी? अनपोलराइज्ड। तो साथ में यहां भी लिख सकते हैं हम, ये क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। और ये जो लाइट देख रहे हैं आप, ये कैसी लाइट है? पोलराइज्ड। और ये लाइन किसकी डायरेक्शन को बताती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, है ना? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये वाला जो डॉट डॉट वाला यानी रेड वाला, इसको बोला जाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। सो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को आप किस तरह से बताएंगे कि ये प्लेन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है और इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी लोकेटेड होती है। सो द प्लेन which is perpendicular to the प्लेन ऑफ, कौन सा ऊपर वाले का क्या नाम दिया है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड in which direction of propagation is also located, ये भी होती है is also located, है ना, ये भी लोकेटेड होती है, is called, कौन सा बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, is called प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इस प्लेन को हम बोलेंगे क्या? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर है? सो नोट करिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। कौन सी? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पूछा जाता है। डिफाइन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। नोट डाउन।
नोट कर लिया। तो अब देखिए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने की। पोलराइज्ड का मतलब समझ रहे हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने की मेथड्स। सो टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने की मेथड्स। देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने की मेथड कौन कौन सी है? बाय द रिफ्लेक्शन, मैं एक एक की बात करूंगा, हम चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन सी मेथड्स हैं। बाय द रिफ्लेक्शन, फर्स्ट मेथड तो है कौन सी? बाय द रिफ्लेक्शन। सेकंड जो मेथड है वो है बाय द रिफ्रैक्शन। थर्ड जो है वो है आपकी बाय द डबल रिफ्रैक्शन। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड एक डिवाइस बनाएंगे हम, निकोल प्रिज्म। बेसिकली वो डिवाइस क्या करेगी? अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगी, यानी पोलराइजर का काम करेगी। तो बाय द डबल रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है बाय द डाइक्रोइज्म, बाय द डाइक्रोइज्म। इस पे भी बेस्ड, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड भी हम एक डिवाइस पढ़ेंगे पोलरॉइड, वो भी वही काम करेगी, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेंगे बाय द स्कैटरिंग। फिफ्थ है बाय द स्कैटरिंग, जो कि हमें बाय द स्कैटरिंग हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। बाय द रिफ्लेक्शन, बाय द रिफ्रैक्शन, बाय द डबल रिफ्रैक्शन, बाय द डाइक्रोइज्म, बाय द नॉट बाय द स्कैटरिंग। ये नोट तो आप सारे कर लीजिए, मैं बताऊंगा इसका भी आइडिया। बाय द रिफ्लेक्शन, फर्स्टली बात आती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने की कौन सी मेथड? बाय द रिफ्लेक्शन। इन रिफ्लेक्शन से किस तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है? फर्स्टली मेलस नाम के जो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने 1808 में ये बताया, जब लाइट को किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराया जाता है, पार्शियली वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है वो पार्शियली क्या होती है? पोलराइज्ड होती है। ये बात बताते हैं कौन? मेलस। उनके 3 ईयर बाद में, यानी 1811 में ब्रूस्टर ये पाते हैं कि अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। कैसे? देखिए, पहले आप टॉपिक का नाम लिखिए, पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन, है ना? बाय द रिफ्लेक्शन, ये नोट कर लिया। अब इसमें आप लिखेंगे क्या? बाय द रिफ्लेक्शन। फर्स्ट जो मेथड है वो है बाय द रिफ्लेक्शन। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं पहले मेथड की, वो है कौन सी है? बाय द रिफ्लेक्शन। इसमें सबसे पहले हम थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? 1808 साइंटिस्ट नाम क्या था उनका? मेलस। फाउंड दैट when light is incident, और कैसी लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट, है ना? when light, मैं लिखूं कौन सी लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट
unpolarized light is incident, then the reflected light get partially polarized. Then the reflected light get partially पोलराइज्ड, यानी पूरी तरह से तो पोलराइज्ड नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, पार्शियली पोलराइज्ड होती है। तो फिर बाद में इन्होंने इन 1802 में, किसमें, इन 1811 में, यानी इनके 3 ईयर के बाद में ब्रूस्टर, क्या नाम था साइंटिस्ट का, ब्रूस्टर फाउंड दैट अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन की कितनी पोलराइज्ड होगी और कितनी नहीं होगी, अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन depend on the angle of incidence, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप चेंज करते हो तो वो पार्शियली पोलराइज्ड थी, वो हो सकता है एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या बन जाए, कंप्लीटली पोलराइज्ड बन जाए, है ना। तो द एंगल आगे, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the value of angle of incidence at which reflected light get completely polarized, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं, get completely polarized is called angle of polarization, या ब्रूस्टर एंगल भी कह देते हैं, is called angle of polarization, यानी IP, या ब्रूस्टर एंगल भी कह देते हैं। यानी ब्रूस्टर ने क्या पाया, ये मेलस ने ये बताया था, जैसे आपके पास में ये ऐसा सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहां पे कैसी लाइट, ये मैं यहां पहले से ही नॉर्मल बना लेता हूं, ये नॉर्मल, यहां से लाइट आ रही है, ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसमें, ये लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड का मतलब इसमें ये वाइब्रेशन भी है और वाइब्रेशन आपके कौन से वाले हैं, ये वाले वाइब्रेशन भी है, ये वाले वाइब्रेशन। तो ये लाइट को आप कैसी लाइट बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। और ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ये क्या होगा, फिर ये लाइट को अभी क्या होना है, रिफ्रैक्ट भी होना है और रिफ्लेक्ट भी होना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, ये यदि एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, आई बनेगा। अच्छा, साथ में उन्होंने ये भी पाया कि जब वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी और जो रिफ्रैक्टेड थी, ये वाली रिफ्रैक्टेड है, इनके बीच का एंगल कितना था, ये उनका मिला 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90। और ये जो लाइट देख रहे हैं वो कैसी लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। और रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाए उस एंगल को बोला जाएगा कंप्लीटली पोलराइज्ड होना। आप कहें कि कौन से वाइब्रेशंस रख ले इसमें, ये डॉट वाले वाइब्रेशंस इसमें आ गए, ये वाले वाइब्रेशंस इसमें आ गए। तो ये वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन वाले हैं क्या, एक ही डायरेक्शन वाले हैं। आप ये कहें इस तरह से थी, ये वाइब्रेशंस थे सारे, ये कुछ वाइब्रेशंस ये थे और कुछ वाइब्रेशंस ये थे, इस तरह से थे।
अब देखो ये डॉट वाले जो वाइब्रेशन थे, ये डॉट वाले देखो ये वाइब्रेशंस ऐसे हैं, ये वेव कैसी थी, अनपोलराइज्ड थी, तो डॉट वाले वाइब्रेशंस तो कहां आ गए, यहां आ गए ये वाले वाइब्रेशंस, और ये वाले वाइब्रेशंस इसमें रह गए। ये डॉट वाले एक प्लेन वाले इसमें गए और दूसरे वाले वाइब्रेशन इसमें आ गए। तो ऐसी वेव को आप कौन सी वेव बोलेंगे, पोलराइज्ड। और वो एंगल जिस पर ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है उस इंसिडेंस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो यहां मैंने P लगा दिया, ये भी एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्यों होगा ये, क्योंकि एंगल R है वो एंगल I के इक्वल होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। और ये जो है ये लाइट ये कैसी होगी, ये होगी आपकी, आगे आपके पास जगह है, मेरे पास बोर्ड पे नीचे जगह नहीं, आप नीचे तक भी थोड़ा और बना सकते हैं। ये होगी आपकी पार्शियली पोलराइज्ड, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं है, यानी ये वाइब्रेशन दिखाने हैं आपको, और कुछ कुछ वाइब्रेशन आपको कौन से दिखाने हैं, एक आध वाइब्रेशन ये डॉट वाले भी दिखा दें आप, एक आध वाइब्रेशन, सभी वाइब्रेशंस नहीं, एक आध वाइब्रेशन आप क्या दिखा दें, डॉट वाले भी दिखा दें। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड, और ये जो है ये क्या है, कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये जो देख रहे हैं ये आपकी है कंप्लीटली पोलराइज्ड। और ये जो आप इंसिडेंट करा रहे थे ये क्या थी, ये थी अनपोलराइज्ड, ये थी अनपोलराइज्ड लाइट थी। देखो एक विशेष एंगल, एक सर्टेन एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे ये जो लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंड आल्सो इन केस ऑफ when it is completely polarized, when it is completely polarized, जब ये completely polarized होती है then इन दोनों, या तो ये कह दो ये IP और ये वाला एंगल R आपका सम 90 होता है, या तो ये दोनों 90 है या अकेला ये भी 90 है, बात एक ही है ना, एंगल R प्लस है ना, यानी रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये भी हुआ, इस केस में ये दोनों क्या पाएगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर पाएगी। ये है, इसको तो नोट करिए। अच्छा ये जो एंगल है, ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल, इसको कौन सा एंगल, इसको तो चलो ये IP है तो ये भी क्या होगा, IP ही होगा। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ में रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उस एंगल को आप कौन सा एंगल बोलते हो, एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा। क्लियर। अब आप यहां से ये देखें, इसका थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं अपन। ब्रूस्टर्स लॉ पूछा जाता है, ये ब्रूस्टर्स लॉ हम डिराइव करेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। वो अब देखिए ब्रूस्टर्स लॉ को, ये इतना नोट कर लिया आपने। अब ब्रूस्टर्स लॉ को अपन थोड़ा सा मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। वैसे तो ये ब्रूस्टर ने ऑब्जर्व किया तो ब्रूस्टर लॉ ही है, लेकिन इसको एग्जाम में ऐसे नहीं, मैथमेटिकली जो फॉर्मूला आएगा उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए कैसे ब्रूस्टर्स लॉ में किस तरह से अपन इसको डिफाइन करेंगे। यानी ये देखिए आप स्नेल्स लॉ से आप अच्छे तरीके से फैमिलियर है, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे क्या लगा सकते हैं आप, स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो मैं यदि ये कहूं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या साइन I अपॉन साइन R क्या होता है, म्यू। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। या यहां I को हम क्या लिख सकते हैं, IP। अब देखिए यहां से आपके पास
ये सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए, तीनों एंगल मिलके कितने होने चाहिए, एंगल 90। आप यहां देख रहे हैं ये एंगल प्लस 90 प्लस आर कितना होना चाहिए, 180। तो यहां से मैं ज्योमेट्री से यहां पे मैं अलग लगा दूं ऐसे, क्या 90 प्लस, पहले आईपी लिख लो, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180। तो यहां से देखिए आप आईपी, भाई ये आईपी है तो ये भी आईपी होगा, ये कौन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आईपी और ये पूरे एंगल 180 होते हैं, तो आईपी प्लस 90 प्लस एंगल आर, इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180। और यहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 90 माइनस आईपी, या फिर आर की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस आईपी। ये बात क्लियर है। अब ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा साइन आईपी अपॉन साइन आर की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, कितनी, 90 माइनस आईपी इज इक्वल्स टू म्यू। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस आईपी क्या हो जाएगा, कोस आईपी, साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस आईपी क्या हो जाएगा, कोस आईपी इज इक्वल्स टू म्यू। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो साइन आईपी अपॉन कोस आईपी क्या हो जाएगा, टेन आईपी इज इक्वल्स टू म्यू। इसको बोला जाता है ब्रूस्टर लॉ। इसको वैसे हम यदि लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें तो कैसे, इसको हम कहते हैं कौन सा लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, ब्रूस्टर्स लॉ यदि आपने ये देख ले थोड़ा, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर ब्रूस्टर लॉ लिख रहा हूं इसी के बेसिस पे मैं लिख रहा हूं कौन सा लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ। क्या कहा गया ब्रूस्टर्स लॉ में, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू refractive index of second medium with respect to first. What is mu? Mu is the refractive index of second medium with respect to first medium. तो ब्रूस्टर्स लॉ में हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ आईपी क्या है, टेन का मतलब टेंजेंट होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू refractive index of कौन सा मीडियम, सेकंड मीडियम with respect to first medium. This is called Brewster's law. This is called Brewster's law. और जब भी आपको ब्रूस्टर्स लॉ पूछा जाता है ये लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं 10 IP इज इक्वल्स टू म्यू। यही क्या है, ब्रूस्टर लॉ। क्लियर है, इसी को बोला जाता है ब्रूस्टर लॉ, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये आ गया था, प्रूव करिए व्हेन द लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड देन आईपी प्लस आर की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। आईपी और आर का सम कितना प्रूव करना, 90 प्रूव करना। तब आप कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो इसको नोट करिए। अब हम प्रूव करेंगे, यदि आपको ये कह दिया जाए कि प्रूव करिए कि क्या आईपी और आर का सम कितना होता है, 90, ये और ये 90 होगा तो ये भी क्या होगा, 90। तो इन दोनों लॉ की हेल्प से हम प्रूव करें कि आईपी और आर का जो सम है वो कितना होता है, 90 होता है। नोट कर लिया तो देखिए, आईपी और आर को प्रूव करना कि इन दोनों का सम कितना होता है, 90। हमारे पास टू लॉज हैं, एक ब्रूस्टर्स लॉ है और एक स्नेल्स लॉ है। इन दोनों को काम में लेकर के हम ये प्रूव कर सकते हैं क्या, कि आईपी और आर का जो सम है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
तो आपसे ये कहा जाए कि प्रूव करिए, प्रूव दैट IP प्लस R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखो आप किस तरह से प्रूव कर सकते हैं इसको, दोनों लॉज को उठा लीजिए। एक तो फ्रॉम द ब्रूस्टर लॉ, फ्रॉम द ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ से आप देखेंगे तो ब्रूस्टर्स लॉ से पाएंगे आप कि 10 IP इज इक्वल्स टू क्या, म्यू, है ना। या फिर इसको भी आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, साइन IP अपॉन कॉस IP इज इक्वल्स टू म्यू। हम नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। और यहां यदि कौन सा लॉ लगा दिया जाए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी आपको किसकी वैल्यू देता है, म्यू की। तो स्नेल्स लॉ से हम कह सकते हैं साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू म्यू। दोनों ही लॉज से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, म्यू की वैल्यू मिलती है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से। तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, साइन IP अपॉन कोस IP। भाई दोनों के LHS को इक्वल कर सकते हैं जब दोनों का RHS इक्वल है तो साइन IP अपॉन कोस IP इज इक्वल्स टू साइन IP अपॉन साइन R, साइन IP अपॉन साइन R। अब देखो ये तो इक्वल होंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे ये देखें cos IP इज इक्वल्स टू साइन R। ये cos है, ये साइन है, या तो दोनों को cos में होना चाहिए या दोनों को साइन में, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है साइन I 90 माइनस IP इज इक्वल्स टू साइन R। दोनों साइड ये इक्वल है तो ये एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं 90 माइनस IP इज इक्वल्स टू R, या 90 इज इक्वल्स टू IP प्लस R। और इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं IP प्लस R की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। नोट डाउन करिए, नोटिस।